जिंदगी में मुश्किलों से भागना नहीं है, उनका सामना करना है। तभी मुश्किलें कमजोर होंगी और आप मजबूत बनेंगे। वेलकम टू सब्सक्राइबर्स ऑफ टारगेट 100 मैथमेटिक्स। हाँ जी, 10th क्लास प्रैक्टिस पेपर 1 का सेक्शन सी करने के लिए रेडी हो जाइए, नोटबुक और पेन लेकर। इस सेक्शन में 6 क्वेश्चंस हैं 3 मार्क्स के। क्वेश्चन नंबर 26, सिद्ध कीजिए कि 3 - 2 √5 एक अप्रिमेय संख्या है। दिया गया है कि √5 एक अप्रिमेय संख्या है। इस तरह के सवाल कंट्राडिक्शन से होते हैं। हम मान लेंगे कि 3 - √2 √5 एक प्रिमेय संख्या है, और अगर ये एक प्रिमेय संख्या है तो हम इसे a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी 3 - 2 √5 इज इक्वल टू a/b। ए और बी की क्या खास बात होती है? b नॉट इक्वल टू 0। ए और बी होते हैं सह अभाज्य पूर्णांक, यानी को प्राइम नंबर्स, जिनका और कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता सिवाय 1 के, यानी और कोई टेबल इन दोनों नंबर्स को डिवाइड नहीं करता। अब हमें बड़े ही आराम से √5 को एक तरफ लिखना है, बाकी सारी टर्म्स धीरे धीरे दूसरी तरफ चली जाएंगी। उसके लिए a/b प्लस का नंबर है, इधर ले आए, माइनस का 2 √5 नंबर दूसरी साइड जाकर प्लस का 2 √5 बन जाएगा ऐसे, और a/b इस तरफ आकर हो जाएगा माइनस का। यहाँ पर हमें एलसीएम लेना है b, यहाँ लिखा जाएगा 3b - a। ये 2 मल्टीप्लाई में है और मल्टीप्लाई वाले नंबर्स दूसरे साइड जाकर डिवाइड में चेंज हो जाते हैं। दिस इज इक्वल टू √5। देखा कितने प्यार से हमने √5 को अकेला कर दिया और बाकी सारे नंबर्स ले गए दूसरी साइड। अब आप एक खास बात बताइए, a, b, 2 और 3 कैसे नंबर्स हैं? ये हैं पूर्णांक, पूरे पूरे नंबर हैं। इस बात का मतलब इनसे बनने वाला नंबर 3b - a डिवाइडेड बाई 2b क्या होगा? एक प्रिमेय संख्या, एक प्रिमेय संख्या है। ओके, यहाँ क्या साइन लगा है? इक्वल का। अगर इस साइड प्रिमेय संख्या है तो इस साइड भी क्या होनी चाहिए? प्रिमेय संख्या। इसका मतलब √5 एक प्रिमेय संख्या है। लेकिन यहीं पर कंट्राडिक्शन आ जाती है। क्या? √5 तो एक अप्रिमेय संख्या होती है। ये देखिए लिखा भी है, स्टेटमेंट में भी साफ साफ लिखा हुआ है कि ये दे रखा है। हमारे पास आ गया √5 एक प्रिमेय संख्या है, लेकिन ये बात तो हो ही नहीं सकती, यानी जो कि असंभव है। इट मीन्स हमने जो मान लिया था वो गलत है, अतः हमारी कल्पना गलत है। और हमने क्या मान लिया था? हमने गिवन नंबर को मान लिया था परिमेय संख्या, और अगर वो कल्पना गलत हो गई तो गिवन नंबर क्या हो गया? अप्रिमेय संख्या, एक अप्रिमेय संख्या है। ओके, बस इसी के साथ ही क्वेश्चन फिनिश। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको इतना तो लिखना ही पड़ेगा, तभी आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 27। अल्फा और बीटा इस बहुपद के शून्यक हैं और हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। बड़ा ही यूनिक सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 27, हमने बहुपद लिखा 5x² - 7x + 1। सम ऑफ रूट्स का क्या रूल होता है? -b/। यहाँ पर a की वैल्यू क्या है? 5, b की वैल्यू क्या है? -7। कोफिशिएंट्स लिखने होते हैं, c की वैल्यू 1, -b/a का मतलब b की वैल्यू रखी हमने -7 और a की वैल्यू रखी 5, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस,
और सम ऑफ रूट्स आ जाएगा 7/5। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का क्या रूल होता है? C/A। C की वैल्यू 1 है यहाँ से और A की वैल्यू है 5, 1/5। ओके, हमें कैलकुलेट करना है ये अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा। तो चलिए एलसीएम ले लेते हैं। अल्फा बीटा, अल्फा इंटू अल्फा अल्फा स्क्वायर, बीटा इंटू बीटा बीटा स्क्वायर, ऐसे। ओके, अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को क्या लिखा जा सकता है? ये फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को लिखा जा सकता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। अगर मैं ए प्लस बी के होल स्क्वायर में से 2ab को माइनस कर दूं तो वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचेगा। ओके, ये रूल हम यहाँ अप्लाई करेंगे, यानी अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा तो पहले से ही था। अब हम ये वैल्यूज यूज करेंगे अल्फा प्लस बीटा वाली और ये अल्फा बीटा वाली। जहां जहां अल्फा प्लस बीटा वहां पुट करेंगे 7/5, जहां जहां अल्फा बीटा वहां पुट किया जाएगा 1/5। अल्फा प्लस बीटा के प्लेस पे आपको लिखना है 7/5 का स्क्वायर, अल्फा बीटा के प्लेस पे लिखना है आपको 1/5 डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा यानी 1/5। ओके, 7/5 का स्क्वायर 49/25 माइनस 2/5 और डिवाइड के नीचे जब एक और डिवाइड आता है तो रेसिप्रोकल हो जाता है। 1/5 का क्या बन जाएगा? 5/1। अंडरस्टैंड? 5 एज इट इज, एलसीएम आएगा 25, यहाँ पर 49, यहाँ पर 10। 49 में से जब आप 10 को माइनस करेंगे तो 39/25, ये 25 5 से कैंसिल हो जाएगा और आंसर आएगा 39/5। ओके, अंडरस्टैंड? बड़ा ही सिंपल सा आसान सा क्वेश्चन था ये और ये इसका आंसर है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 28। इन दोनों इक्वेशंस को हमें ग्राफ से चेक करना है कि ये संगत है या नहीं, और अगर हाँ तो उन्हें ग्राफ से ही हमें हल करना है। देखिए कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 28, सबसे पहले आपको इक्वेशन लिखनी है, उसके बाद इक्वेशन से टेबल बनानी है। x लिखेंगे, y लिखेंगे। x को पुट करना है 0। अगर आपने x को 0 पुट कर दिया तो हमारे पास सिर्फ ये टर्म बचेगी। मल्टीप्लाई वाले नंबर दूसरी साइड जाकर डिवाइड में चेंज हो जाएंगे और 6/3 का आंसर कितना होगा? 2, क्योंकि 3 2 ज़ा 6। ओके, अब आपको पुट करना है y को 0। जैसे ही आप y को 0 पुट करेंगे ये वैल्यू हो जाएगी फिनिश और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6। सिमिलरली यहां भी हमें टेबल बनानी है। एक बार x को 0 लिखना है, एक बार y को। जब आप x को फिनिश कर देंगे ये वाली टर्म खत्म हो गई, ये नंबर दूसरी साइड जाकर डिवाइड में चेंज हो जाएगा। 3 4 ज़ा 12, यानी y की वैल्यू कितनी आ गई? -4। यहां लिखना। फिर हम y को 0 पुट करेंगे। 2x - 3y = 12 में जब आपने y को 0 पुट कर दिया तो ये नंबर खत्म हो जाएगा। x की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए 2 को डिवाइड में सेंड करना। 2 6 ज़ा 12, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई? 6 आ गई। अब हमें इन टेबल से बनाना है ग्राफ। तो देखिए, ग्राफ बनाने के लिए ये हमने एक लाइन ड्रॉ की और ये एक दूसरी लाइन ड्रॉ की। अब देखिए, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 2। ये पॉइंट कहाँ होगा? जहां पर y 2 होगा। ये y 1 है, ये y 2 है, यानी ये वाला पॉइंट। x 6 y 0, x 6 y 0,
1 2 3 4 5 6, ये है x की वैल्यू 6, यानी ये वाला पॉइंट है। अब हम इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे ऐसे, और अब हम सेकंड पॉइंट को प्लॉट करेंगे, सेकंड इक्वेशन का ग्राफ बनाएंगे। ये वाला पॉइंट 0 -4 का मतलब है y की वैल्यू -4, ये वैल्यू है -1 -2 -3 -4, यानी पॉइंट है एक तो ये x6 y0, यानी अगेन सेम पॉइंट है। इन दोनों पॉइंट्स को हम मिला देंगे ऐसे। स्केल से जब आप इसे ड्रॉ करेंगे तो ये बिल्कुल सीधी लाइन आएगी, ये ग्राफ ऐसे बनेगा। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये संगत हैं या नहीं, क्योंकि ये दोनों लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, मिल रही हैं, तो इसलिए ये संगत हैं। अतः समीकरण युग्म संगत है। संगत का मतलब होता है जिसका हल हो। ओके, और हल है हमारे पास, और वो हल क्या है? ये वाला पॉइंट, यहाँ पर x की वैल्यू 6 है और y है ही नहीं, यानी 6 0 समीकरण युग्म का हल है। ओके, और इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन फिनिश। आपको बस इतना ही लिखना है इसमें, और कुछ भी नहीं करना। टेबल बनाइए, ग्राफ बनाइए, जो कॉमन पॉइंट है वो संगत। हल कब नहीं होता, यानी असंगत कब होते? अगर ये ग्राफ्स पैरेलल आ रहे होते, ओके, फिर इनका कोई हल नहीं होता। संगत और कब होता? आपने एक इक्वेशन की लाइन ड्रॉ की ये, और दूसरी इक्वेशन की लाइन भी इसी लाइन के ऊपर ही आ गई, तो भी इसे संगत कहा जाता है। तब हर पॉइंट हल होता है। ओके, अब इस क्वेश्चन की चॉइस में हमारे पास एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दो संख्याओं के बीच का अंतर दे रखा है 26, एक संख्या दूसरी संख्या का 3 गुना है, हमें वे दोनों संख्याएं ढूंढनी है। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। आप मान लीजिए वो दोनों संख्याएं, माना संख्याएं x और y, अकॉर्डिंग टू कंडीशन उनका अंतर है 26। अंतर का मतलब इन्हें आप घटाएंगे तो 26 आएगा। ओके, सेकंड, एक संख्या दूसरी संख्या का 3 गुना है। अगर मैंने यहाँ पर x को पहले लिखा है, इट मीन्स x एक बड़ी संख्या है, और पहली संख्या दूसरी संख्या का 3 गुना है, यानी x की वैल्यू क्या है? 3 टाइम्स y। ये है सेकंड इक्वेशन। x की इस वैल्यू को हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे। समीकरण 1 में रखने पर जहां पर x है वहां आपको लिखना है 3y, बाकी स्टेटमेंट एज इट इज। 26, 3y में से y गए, 2y इज इक्वल टू 26। मल्टीप्लाई वाले नंबर्स दूसरी साइड जाकर डिवाइड में, 26 का हाफ कितना होता है? 13। इट मीन्स y की वैल्यू कितनी आ गई? 13। y की इस वैल्यू को आप यहाँ पुट कीजिए, 13 3 39। सेकेंड इक्वेशन में आपको ये वैल्यू पुट करनी है, वहां से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, और हमें x और y की ही वैल्यूज फाइंड करनी थी। दोनों संख्याएं हमारे पास आ चुकी हैं। लास्ट में आप लिखेंगे अतः संख्याएं, x और y माना था आपने, यानी 39 और 13, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 29। केंद्र O वाले एक वृत्त पर बाह्य बिंदु T से 2 स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं, और हमें यह सिद्ध करना है। इसके लिए हमें सबसे पहले डायग्राम बनाना पड़ेगा, और डायग्राम बनाने के लिए एक सर्कल की आपको स्पर्श रेखाएं ड्रॉ करनी पड़ेंगी। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 है, ये मैंने एक वृत्त बना दिया और इसकी स्पर्श रेखाएं ड्रॉ करते हैं। मान लीजिए ये है इसका सेंटर,
यहाँ से हमने एक लाइन ड्रॉ की, ये बना देते हैं हम इसको, टच करती हुई ये लाइन जा रही है। सेंटर से भी हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है। मान लीजिए ये सेंटर है, एक और स्पर्श रेखा, अब हम इनके नेम लिखेंगे, टीपी और टी क्यू। इट मीन्स टी है यहाँ, ये है टी, ये पी, ये क्यू। ओके, पी टी क्यू, ये कौन सा एंगल बनेगा? ये वाला। इसका नाम हम बना देते हैं थीटा। डबल होगा एंगल ओ पी क्यू के। एंगल ओ पी क्यू, ये है सेंटर। ओ पी क्यू एंगल के लिए आपको पी और क्यू को मिलाना पड़ेगा, यानी ये वाला एंगल, ये छोटा सा। हमें ये सिद्ध करना है कि ये छोटा सा एंगल डबल है इस एंगल का, ट्वाइस एंगल थीटा। ओके, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी। हमें एक बात का पता है, क्या? वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं समान होती हैं, यानी उनकी लेंथ जो है वो इक्वल होती है। इट मीन्स टीपी किसके इक्वल होना चाहिए? टी क्यू के। दिस इंप्लाइज टीपी इज इक्वल टू टी क्यू, यानी ये साइड इस साइड के इक्वल है। इस बात का मतलब ये है कि ट्रायंगल टी पी क्यू, ये वाली जो ट्रायंगल है, अगर हम इसे दूसरे कलर से दिखाएं, ये वाली ट्रायंगल एक समद्विबाहु त्रिभुज बन गई। ओके, क्योंकि इसकी ये दोनों साइड्स इक्वल हैं। और समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है? समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, यानी एंगल 1 किसके इक्वल है? एंगल 2 के। ओके, इसलिए त्रिभुज टी पी क्यू कैसी त्रिभुज बन गई? समद्विबाहु, यानी आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गई। और आइसोसेलेस ट्रायंगल में एंगल्स इक्वल होते हैं, जो साइड्स इक्वल होती हैं उनके अपोजिट वाले, इसलिए एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। चलिए अब एक बात और बता दीजिए, एक ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है? 180, यानी एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। लेकिन एंगल 2 एंगल 1 के इक्वल है, इसलिए मैं 2 के प्लेस पर एंगल 1 लिख सकती हूँ। एंगल 1 प्लस एंगल 1 ट्वाइस एंगल 1 हो जाएगा। और जो प्लस का थीटा है, आप इसे राइट साइड ले जाइए, प्लस के नंबर दूसरे साइड जाकर माइनस में चेंज हो जाते हैं, तो ये बन जाएगा माइनस थीटा। यहाँ से एंगल 1 की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी, ये मल्टीप्लाई में है, दूसरी साइड जाके डिवाइड में, यानी 180 के भी डिवाइड में और थीटा के भी डिवाइड में। ऐसे एंगल 1 की वैल्यू 90 माइनस थीटा बाई 2, क्योंकि 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 90 पर। ये बहुत काम की वैल्यू है। ओके, अब एक बात बताइए, जो सर्कल होता है उसमें जो स्पर्श रेखा होती है, ये त्रिज्या होती है, क्या त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है? त्रिज्या स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर लंब होती है, यानी ये एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। ये एंगल इस डायग्राम में कहाँ है? ये है त्रिज्या और ये है स्पर्श रेखा, यानी ये कंप्लीट एंगल यहाँ से यहाँ तक ये पूरा 90 डिग्री है। ओके, यानी आप इस बात को कैसे लिखेंगे? ओ पी परपेंडिकुलर पी टी, दिस इंप्लाइज एंगल ओ पी टी 90 डिग्री हो जाएगा। हमें जिस छोटे से एंगल की बात करनी थी, जो हमें आंसर लाना था, यानी एंगल ओ पी क्यू, ये वाला एंगल, मैं इसे क्या लिख सकती हूँ? कंप्लीट 90 में से अगर मैं इस एंगल 1 को माइनस कर दूं, तो मेरे पास ये छोटा सा पोर्शन आ जाएगा एंगल का, यानी एंगल ओ पी क्यू इज इक्वल टू कंप्लीट 90 में से मैंने एंगल 1 को माइनस कर दिया, और अब एंगल 1 की ये वैल्यू आपको यहाँ यूज़ करनी है। 90 माइनस ब्रैकेट में हमें पहले ये वैल्यू लिखनी है
क्योंकि ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस का साइन हो तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं ऐसे। 90 से 90 कैंसिल हो जाएगा। एंगल ओ पी क्यू इज इक्वल टू थीटा बाई 2 और थीटा थीटा आपने किसे माना था, देखिए ये रहा थीटा थीटा हमने माना था पी टी क्यू क्यू। तो मैं इसे लिखूंगी एंगल पी टी क्यू। डिवाइड वाले नंबर दूसरी साइड जाकर मल्टीप्लाई में, इट मीन्स एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू ट्वाइस एंगल ओ पी क्यू। हैंस प्रूव्ड, यही हमें सिद्ध करना था। देखिए यही आंसर लाना था, ये आ गया है। थोड़ा सा ध्यान से क्वेश्चन करने का है। ओके, अगर आपको नहीं कहीं से कोई कंसेप्ट क्लियर है तो वीडियो को बैक करें और इसको दोबारा से समझ लें। ओके, क्वेश्चन आसान है, मुश्किल नहीं है ना। क्वेश्चन नंबर 30, ये क्वेश्चन तो और भी इजी आ गया। ये प्रूव करना है तो आप लेफ्ट साइड लेके चलेंगे, राइट साइड ऑटोमेटिक आ जाएगी। बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। लेफ्ट साइड हमने लिखी कोसिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर। कोसिकेंट थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का। कोट को आप क्या लिख सकते हैं, कोस बाय साइन। क्या डिनोमिनेटर एक जैसे हैं, हाँ जी बिल्कुल, तो आप एलसीएम लिख लेंगे साइन थीटा 1 माइनस कोस थीटा। और जो ये स्क्वायर है ये आप न्यूमरेटर को अलग से दे दें और डिनोमिनेटर को अलग से, और डिनोमिनेटर का स्क्वायर यहाँ लगेगा, याद रखना। ओके, 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर एज इट इज। और डिनोमिनेटर में हमें एक आइडेंटिटी पता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। यहाँ से अगर साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू ढूंढनी पड़े तो प्लस का नंबर दूसरी साइड चला जाएगा, माइनस का हो जाएगा ऐसे। और अब 8th क्लास का बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। ये रूल हम अप्लाई करेंगे यहाँ पर। 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर तो आप एज इट इज लिखें और डिनोमिनेटर में ये रूल लगा दें। 1 को क्या लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर, 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा। ये 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर है। होल स्क्वायर का मतलब है कि आप इस वैल्यू को 2 बार लिख सकते हैं ऐसे। एक टर्म कैंसिल हो गई, जो बच गया क्या वो राइट हैंड साइड नहीं आ गई, आ गई तो आपका क्वेश्चन फिनिश। 1 माइनस कोस थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कोस थीटा इज इक्वल टू RHS। हैंस प्रूव, अंडरस्टैंड। अब इस क्वेश्चन की चॉइस में हमारे पास एक क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन पहले वाले क्वेश्चन से भी इजी है। देखिए कैसे। 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक खड़ी दीवार के शीर्ष तक पहुंचती है। देखिए ये है दीवार, ओके, और ये है 15 मीटर लंबी सीढ़ी। यदि सीढ़ी दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है, सीढ़ी दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है, ये सीढ़ी और दीवार यहाँ है, ये बन गया 60 डिग्री। हमें बतानी है दीवार की ऊंचाई। तो पहले हम इस पॉइंट को, इन दोनों को मिला लेते हैं। इनके नाम लिख दीजिए A B C। दीवार की ऊंचाई ढूंढनी है, ये है 15 मीटर लंबी सीढ़ी। इस टाइप के क्वेश्चंस में मैंने आपको सिर्फ एक ही बात बता रखी है कि जो साइड आपको ढूंढनी है उसे आप लिखेंगे न्यूमरेटर में, जो आपको पता है उसे लिखेंगे डिनोमिनेटर में। जिस एंगल की बात चल रही है वो एंगल लिखा जाता है यहाँ। और अब आपको 2 बातों का ध्यान देना है। जिस एंगल की बात चल रही है उसके सामने होता है परपेंडिकुलर। 90 के सामने तो हमेशा H होता ही है, तो ऑटोमेटिक ये साइड क्या बच गई, बेस। BC क्या है, बेस, और CA क्या है, H। और अब पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इसमें आप B/H को ढूंढ लेना है। B/H है यहाँ, ये किसकी वैल्यू होती है, कोस की।
वो कोस आपको यहाँ लिखना है बस। सिंपल सा क्वेश्चन है। BC एज इट इज, CA की वैल्यू आपको लिखनी है 15, कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2। डिवाइड वाले नंबर दूसरी साइड जाकर मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएंगे और 15 का हाफ होता है 7.5 मीटर। क्वेश्चन फिनिश। अंडरस्टैंड? इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में ज़रूर मिलेगा और आपको बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है। सिर्फ इतना ध्यान रखना, जो साइड ढूंढनी है वो ऊपर, जो पता है वो नीचे, जो एंगल है वो यहाँ, और एंगल कौन सा बनेगा साइन कोस टेन में से, उसके लिए आपको इसकी हेल्प लेनी है। और हमेशा ध्यान रखना, जिस एंगल की बात चल रही है उसके सामने वाली साइड क्या होती है? परपेंडिकुलर। तो दूसरी ऑटोमेटिक बेस हो जाएगी और 90 के सामने कौन होता है? H। अंडरस्टैंड? नाउ क्वेश्चन नंबर 31। बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। एक गेम में एंट्री फी है 5 रुपीज़ और गेम क्या है? एक सिक्के को 3 बार उछालना है, टॉस करना है। अगर 1 या 2 चित आए, यानी 1 या 2 हेड्स आए, तो खिलाड़ी को जो उसकी एंट्री फी है वो वापस मिल जाती है। और अगर 3 हेड्स आ गए तो एंट्री फी का डबल मिल जाएगा, अदरवाइज वो हार जाती है। एक सिक्के को 3 बार उछालने पर हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है। ये 3 पार्ट्स गिवन है। फर्स्ट पार्ट है अपना प्रवेश शुल्क, हार जाती है। सेकेंड पार्ट में डबल मिल जाए उसे एंट्री फीस, और थर्ड पार्ट में जितनी उसने एंट्री फीस दी बस वही उसे वापस मिल जाए। ओके, क्वेश्चन ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 31। जब भी आप एक कॉइन को टॉस करते हैं तो हमारे पास 2 केस होते हैं, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। ओके, लेकिन 3 बार जब आप टॉस करेंगे, 2 बार टॉस करने से क्या होता है? या तो डबल हेड, हेड टेल, टेल हेड, या फिर टेल टेल। ये आता है सिक्के को 2 बार उछालने से। 3 बार जब आप सिक्के को टॉस करेंगे तो हमारे पास 2 की पावर 3, यानी टोटल रिजल्ट्स जो होंगे वो बनेंगे 8। उन 8 को कैसे लिखा जाता है? ध्यान से देखिए, इसकी एक शॉर्ट ट्रिक है। 8 का हाफ कितना होता है? 4। तो आपको 4 टाइम्स हेड ऐसे लिखना है और 4 टाइम्स टेल ऐसे। अब 4 का हाफ क्या होता है? 2। तो 2 हेड 2 टेल, अगेन 2 हेड अगेन 2 टेल, और 2 का हाफ 1, 1 हेड 1 टेल, H T H T H T। और अब आप इसे ऐसे देखिए, ये है एक रिजल्ट 2 3 4 5 6 7 8। ये 8 कुल परिणाम ऐसे लिखे जाते हैं। एक सिक्के को टॉस करने पर या तो तीनों हेड्स आएंगे या 2 हेड्स 1 टेल, हेड टेल हेड, इस तरह से। ओके, तो हम क्वेश्चन को यहां से शुरू करेंगे। सिक्के को 3 बार टॉस करने पर यानी उछालने पर कुल परिणाम हमारे पास 8 है, और ये 8 आपको ऐसे लिखने हैं H H H H H T H T H H T T T डबल H T H T डबल T H और T T T। ओके, 8वां ऐसे लिखने के बाद फर्स्ट पार्ट में देखिए, प्रवेश शुल्क हारना। हमें इस बात की प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता बतानी है। प्रवेश शुल्क हारना, एंट्री फीस वो हार जाएगी। वो कब हारेगी? जब 3 चित नहीं आते तो वो हार जाती है। ओके, तीनों हेड्स अगर नहीं आएंगे तो वो एंट्री फी हार जाएगी, यानी 3 चित नहीं आना। अब ये जो आपके सामने 8 रिजल्ट्स लिखे हुए हैं, इनमें से आप देख लीजिए कब 3 हेड्स नहीं आ रहे? जब तीनों टेल्स आ रही हैं। ओके, यानी अनुकूल परिणाम आपके फेवर में सिर्फ एक ही रिजल्ट है, और वो कौन सा है? टी टी टी। ओके, अतः प्रायिकता का क्या रूल होता है? जो फेवरेबल केसेस होते हैं वो न्यूमरेटर में लिखे जाते हैं, टोटल केसेस डिनोमिनेटर में।
तो 1/8 क्या आंसर आ गया? 1/8 आंसर आ गया फर्स्ट पार्ट का। सेकंड में देखिए, डबल एंट्री फी उसे कब मिलेगी? 2 गुना प्रवेश शुल्क प्राप्त करना। स्टेटमेंट में देखिए ध्यान से, डबल एंट्री फी उसकी कब हो जाती है? यदि 3 चित आते हैं। देखिए, यदि 3 चित आते हैं तो एंट्री फी डबल हो जाती है, यानी 3 चित आना। और 3 हेड्स कब आते हैं? एक ही बार आते हैं, फेवर में सिर्फ एक ही है। अनुकूल परिणाम इज इक्वल टू 1, और वो कौन सा है? HHH। अतः प्रायिकता क्या बन जाएगी? 1/8। ओके, ये हो गया सेकंड पार्ट का आंसर। अब देखिए थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या कहा है? अपनी एंट्री फी मिल जाए उसे बस, यानी जितने पैसे उसने दिए थे सिर्फ उतने ही वापस मिल जाएं। अपना प्रवेश शुल्क प्राप्त करना। और ये कब होता है? देखिए स्टेटमेंट में ध्यान से, 1 या 2 चित आते हैं तो उसे एंट्री फी वापस मिल जाती है, यानी 1 या 2 चित आना। जो ये टोटल 8 केसेस हैं, इनमें से आप देख लीजिए 1 या 2 चित कब आते हैं। इसमें डबल हेड्स हैं, इसमें भी डबल, इसमें सिंगल, फिर डबल, सिंगल, ये भी सिंगल। तो 3 केसेस ये और 3 केसेस ये, सिर्फ 1 या 2 चित वाले। अनुकूल परिणाम कितने हैं आपके पास? 6। आप चाहें तो यहाँ पर वो सारे 6 के 6 लिख सकते हैं। अतः प्रायिकता का रूल होता है, फेवरेबल केसेस ऊपर, टोटल केसेस डिनोमिनेटर में, यानी 6/8। 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, यानी 3/4, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। अंडरस्टैंड? और इसी के साथ ये सेक्शन सी के सभी क्वेश्चंस आपने कर लिए हैं। इन सभी क्वेश्चंस की आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।